इस स्टोरी की शुरुआत एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के 6 महीने के बाद होती है, जहां एक तरफ हमें सैम विल्सन यानी फैल्कन देखने को मिलता है जो अब सुपर हीरो बन के मिलिट्री की मदद कर रहा है और अपने बच्चे कुचे वक्त में अपनी विधवा बहन की आर्थिक रूप से मदद करना चाहता है क्योंकि उसका बिजनेस ब्लिप के बाद पूरी तरह से बंद हो चुका है। साथ ही उसके पास वो शील्ड भी है जो उसे खुद कैप्टन अमेरिका ने दी थी, लेकिन अब वो इस शील्ड को गवर्नमेंट के म्यूजियम में डोनेट कर देता है क्योंकि इस वक्त अमेरिका में इतने अच्छे हालात नहीं है कि वो अपने आप को नए कैप्टन अमेरिका के रूप में साबित कर सके। दूसरी सबसे बड़ी वजह कि वो एक ब्लैक है और अमेरिका में आज भी ब्लैक और व्हाइट के बीच में भेदभाव होता है, इसी वजह से वो उस शील्ड को डोनेट कर देता है। दूसरी तरफ हमें बकी बार्न्स यानी कि विंटर सोल्जर देखने को मिलता है जो कि अब अपनी पुरानी पहचान से उभरने की कोशिश कर रहा है। साथ ही हाइड्रा संगठन के साथ उसने जो बुरे काम किए थे उस वजह से सरकार ने उसे कैद कर लिया था, लेकिन क्योंकि उसने एवेंजर्स के साथ मिलकर थैनोस को हराने में मदद की इसीलिए उसे रिहा कर दिया गया। लेकिन उसकी रिहाई की एक ही शर्त है कि उसे एक साइकेट्रिस्ट यानी कि एक दिमाग की डॉक्टर से इलाज करवाना होगा। दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि थैनोस की चुटकी के बाद दुनिया बेहतर हो चुकी थी क्योंकि दुनिया की आधी आबादी गायब होने से दुनिया में सभी को उनकी जरूरत की चीजें मिल रही थी, लेकिन क्योंकि एवेंजर्स ने थैनोस को हरा दिया और आधी दुनिया वापस लेकर आ गए तो अब पहले की तरह ही दुनिया में अराजकता फैल गई और गरीबी बढ़ने लगी। इसीलिए दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने इस चीज से निपटने के लिए GRC नाम की एक संस्था खोली जिसका नाम है ग्लोबल रिपैट्रिएशन काउंसिल, जो उन लोगों को शरण देगा, उनके देश में पहुंचाएगा जो थैनोस की चुटकी के बाद अपना नया पता ढूंढ रहे हैं। और ये लोग उन सभी शरणार्थियों को जो थैनोस की चुटकी के बाद आए हैं GRC के कैंप्स में रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये लोग इनका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं करते। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का इलाज होना चाहिए लेकिन नहीं होता और इन लोगों को इनकी जरूरत की चीजें भी नहीं मिल पाती। इसीलिए अमेरिका एक GRC कैंप में से 8 लोग फ्लैग स्मैशर्स नाम का एक संगठन बना लेते हैं जो कि अमेरिका और दुनिया की इस नीति के खिलाफ है और वो लोग चाहते हैं कि इस पूरी दुनिया की सरहदें मिट जाएं और दुनिया थैनोस की चुटकी के बाद जैसी थी वैसी ही हो जाए। और इनकी लीडर का नाम है कार्ली मॉर्गनथ्रू और ये लोग बहुत सारी चोरियां करते हैं और GRC की कैंप्स में जा जाकर लोगों की मदद करते हैं। यहाँ पर इन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है क्योंकि शरणार्थी भी यही चाहते हैं कि थैनोस की चुटकी के बाद जैसी दुनिया थी वैसी ही हो जाए। क्योंकि सैम मिलिट्री के साथ काफी वक्त से काम कर रहा है इसीलिए उसे इन फ्लैग स्मैशर्स की पूरी जानकारी होती है और वो इनके पीछे लगा ही होता है कि गवर्नमेंट एक गोरे इंसान को कैप्टन अमेरिका की शील्ड देकर उसे नया कैप्टन अमेरिका घोषित कर देती है। इस फैसले से सैम भी बहुत ज्यादा दुखी होता है और इस आदमी का नाम जॉन वॉकर होता है जिसे गवर्नमेंट ने इसकी विशेष योग्यताओं के हिसाब से चुना होता है। ये आदमी एक बहुत अच्छा सिपाही है लेकिन उतना अच्छा इंसान नहीं है, इस स्वभाव से थोड़ा गुस्से वाला है और एक कैप्टन अमेरिका कभी गुस्सा नहीं करता। दूसरी तरफ जब बकी को इस बारे में पता चलता है वो भी सैम से गुस्सा होता है और उसे लगता है कि सैम ने बस अपनी जिम्मेदारियों को दूसरे के हाथों सौंप दिया और अब ये लोग उन फ्लैग स्मैशर्स का पीछा करने के लिए म्यूनिक चले जाते हैं। म्यूनिक पहुंचने पर सैम और बकी को पता चलता है कि ये फ्लैग स्मैशर्स बहुत सारी दवाइयां कहीं लेकर जा रहे हैं, इसीलिए ये लोग इनका पीछा करते हैं। पर ये फ्लैग स्मैशर्स सतर्क होकर बकी और सैम पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर ये सारे लोग बकी और सैम पर भारी पड़ते हैं, इसीलिए इनकी मदद के लिए यहाँ पर नए कैप्टन अमेरिका जॉन वॉकर और उनके पार्टनर लमार हॉपकिंस आ जाते हैं। पर ये चारों फ्लैग स्मैशर्स के सामने नहीं टिक पाते और हार जाते हैं। लड़ाई के बाद बकी और सैम को एक बात समझ आ जाती है कि ये लोग आम इंसान नहीं बल्कि सुपर सोल्जर्स हैं जैसे कि कैप्टन अमेरिका थे, इसीलिए ये इन चारों सुपर हीरो को हराने में कामयाब हो पाए थे। यहाँ पर जाते जाते जॉन वॉकर सैम और बकी को अपने साथ काम करने के लिए इंसिस्ट करता है, पर बकी और सैम जॉन वॉकर को मना कर देते हैं क्योंकि इन लोगों के रास्ते अलग अलग हैं। यहाँ से बकी सैम को आइजिया ब्रैडली नाम के एक ब्लैक आदमी के पास ले जाता है। दरअसल आइजिया ब्रैडली भी कैप्टन अमेरिका की तरह ही एक ब्लैक सुपर सोल्जर था जिसने अपने देश के लिए काफी बलिदान दिए, लेकिन इसके बदले में हाइड्रा संगठन ने उसे 30 साल तक कैद करके उस पर बहुत सारे जुल्म ढाए, इसीलिए अब उसके दिल में अपने देश के प्रति नफरत भर चुकी है। जब उसे पता चलता है कि सैम और बकी उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए आए हैं तो वो उन्हें अपने घर से चले जाने के लिए कहता है। यहाँ से निराश होकर ये लोग जीमो से मिलने का फैसला करते हैं क्योंकि जीमो ही वो शख्स है जो हाइड्रा संगठन के सारे राज जानता है। जीमो दरअसल एक जेल में कैद है क्योंकि उसने वकांडा के महाराजा टचाला की हत्या करवाई थी और यहाँ से ये लोग जीमो को निकाल कर अपने साथ मिला लेते हैं। जीमो भी इनके साथ हो जाता है क्योंकि वो सुपर सोल्जर्स को इस दुनिया के लिए खतरा मानता है और फ्लैग स्मैशर्स को खत्म करने के लिए इनका साथ देता है। वो इन लोगों को
मैड्रिपुर नाम के एक आइलैंड पर ले जाता है, क्योंकि मैड्रिपुर में इस पूरी दुनिया के सारे अपराधी आकर बिजनेस करते हैं। अगर सुपर सोल्जर सीरम का राज कहीं मिल सकता है तो वो सिर्फ मैड्रिपुर में ये लोग अपना भेष बदल कर जाते हैं और सेल्बी नाम की कॉन्ट्रैक्टर के जरिए इन्हें पता चलता है कि मैड्रिपुर पर पावर ब्रोकर का राज चलता है, पर ये पावर ब्रोकर कौन है कोई नहीं जानता। और डॉक्टर विल्फ्रेड निगल नाम के आदमी ने पावर ब्रोकर के कहने पर ही इन सुपर सोल्जर सीरम को बनाया था। इससे पहले कि सेल्बी ने बताती कि विल्फ्रेड निगल कहाँ मिलेगा, एक अनजान आदमी सेल्बी को गोली मार देता है और सेल्बी के लोग इन तीनों के पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ पर इनकी मदद के लिए शैरन कार्टर आ जाती है। दरअसल शैरन कार्टर शील्ड की ही एक एजेंट थी, लेकिन उसने अपने देश की कानून के खिलाफ जाकर कैप्टन अमेरिका की शील्ड को चुराया और उन्हें लौटा दी थी। इसी वजह से उस पर राजद्रोह का अपराध लग चुका था और अब वो अपने देश वापस नहीं जा सकती। इसीलिए सैम उसे ऑफर करता है कि अगर वो डॉक्टर विल्फ्रेड निगल तक उन्हें पहुंचा दे तो वो उस पर लगे हुए सारे इल्जाम हटवा देंगे। शैरन ऐसा करने के लिए राजी हो जाती है और वो उन लोगों को डॉक्टर विल्फ्रेड निगल तक पहुंचा देती है। डॉक्टर विल्फ्रेड निगल उन्हें बताते हैं कि वो तो अपने देश के लिए सुपर सोल्जर सीरम को बना रहे थे, लेकिन जब थैनोस की चुटकी के बाद वो लौटे तो 5 साल बीत चुके थे और उनके देश ने उन्हीं को अपनाने से मना कर दिया। इसीलिए पावर ब्रोकर के साथ मिलकर उन्होंने इन सुपर सोल्जर सीरम को बनाया और इससे पहले कि वो पावर ब्रोकर तक पहुंचा पाते, कार्ली मॉर्गन था इन सारी सुपर सोल्जर सीरम को चोरी करके यहाँ से भाग जाती है और अपने समेत 7 लोगों को सुपर सोल्जर बना लेती है। दूसरी ओर पावर ब्रोकर के लोग इनमें से एक सुपर सोल्जर को मार देते हैं और इनके पीछे पड़े हुए हैं और अपनी पूछताछ खत्म करने के बाद बैरन ज़ीमो विल्फ्रेड निगल को गोली मार देता है ताकि वो भविष्य में कोई भी सुपर सोल्जर सीरम न बना पाए। और इन्हें खबर मिलती है कि कार्ली मॉर्गनथाउ इस वक्त रीगा में है, क्योंकि वहाँ पर डोनिया मडानी नाम की एक औरत का फ्यूनरल है और वो कार्ली की मदर है। इसीलिए ये लोग रीगा नाम के शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब जॉन वॉकर और लमार को पता चलता है कि ज़ीमो जेल से भाग चुका है तो इन्हें पक्का शक हो जाता है कि जरूर सैम और बकी ने ही इसे जेल से भगाया होगा, क्योंकि वो हाइड्रा संगठन के बारे में बहुत कुछ जानता था। और अब ये लोग सैम और बकी के पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पर पहुँचने पर डोरा मिलाजे की आयु मिलती है और वो बकी को 8 घंटे की मोहलत देती है और उसके बाद वो ज़ीमो को अपने साथ ले जाने की धमकी देती है, क्योंकि डोरा मिलाजे के महाराज चालक को ज़ीमो ने ही मारा था और इसी वजह से अब इनके पास वक्त भी कम है। और यहाँ पर जॉन वॉकर और लेमार भी आ जाते हैं और वो लोग ज़ीमो को अरेस्ट करना चाहते हैं। अब ये सब लोग मिलकर डोनिया मडानी की फ्यूनरल पर पहुंच जाते हैं, जहां पर सब लोग मिलकर जॉन को बाहर रोकते हैं और सैम को कार्ली के पास भेज देते हैं ताकि सैम उसे बातचीत से समझा सके। वो कार्ली को किसी तरह समझाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर जॉन वॉकर आ जाता है और कार्ली उससे घबराकर भागने लगती है। यहाँ पर भगदड़ मच जाती है और ज़ीमो पीछे के रास्ते से कार्ली तक पहुंचकर उस पर हमला करता है और उसकी सारी सुपर सोल्जर सीरम को बर्बाद कर देता है। वो सारी सुपर सोल्जर सीरम लगभग बर्बाद कर चुका होता है, लेकिन तभी जॉन वॉकर पर हमला करके एक सुपर सोल्जर सीरम को अपने पास रख लेता है और इसके बाद ये लोग दोबारा अपने होटल चले जाते हैं। यहाँ पर डोरा मिलाजे ज़ीमो को लेने आ जाती है और जॉन वॉकर भी ज़ीमो को लेने आ जाता है और इन लोगों के बीच में एक युद्ध छिड़ता है, जिसका फायदा उठाकर ज़ीमो यहाँ से निकल लेता है और डोरा मिलाजे जॉन वॉकर को बुरी तरह से हराते हैं, जिससे वो पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि ये लोग तो सुपर सोल्जर्स भी नहीं थे। इसीलिए अब वो सुपर सोल्जर सीरम को लेने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ कार्ली मॉर्गन अब गुस्से में है और वो जॉन वॉकर को मारने का प्लान बनाती है। इसीलिए वो जॉन वॉकर और लेमार को सुनसान बिल्डिंग में बुलाती है और खुद दूसरी जगह रुककर सैम और बकी को बुलाती है, लेकिन सैम और बकी को अंदाजा लग जाता है कि ये उसका एक प्लान है, इसीलिए वो जल्द से जल्द जॉन के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर जॉन वॉकर और लेमार इन फ्लैग स्मैशर्स से लड़ते हैं, लेकिन ये लोग इन पर हावी होते हैं। ये लोग जॉन को मारने वाले होते हैं। लेमार इनके बीच में आ जाता है और कार्ली के हाथों से उसकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ से ये सारे लोग घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन किसी तरह जॉन इनके एक साथी को पकड़कर पूरी दुनिया के सामने शील्ड से बेरहमी से मार देता है। वो शील्ड जो कभी न्याय का प्रतीक थी, अब उस पर खून लगा हुआ था और ये सारी चीजें पूरी दुनिया रिकॉर्ड करती है। और अब उस सीरम का असर जॉन के दिमाग पर हो जाता है और वो भागकर एक सुनसान जगह पर जाकर अफसोस कर रहा होता है। यहाँ पर सैम और बकी भी आ जाते हैं और वो उससे उस शील्ड मांग लेते हैं, लेकिन जॉन के सर पर अब खून सवार होता है, इसीलिए इन तीनों के बीच में एक जबरदस्त लड़ाई होती है, जहाँ जॉन इन दोनों
को ही मारने की कोशिश करता है और वो सैम के विंग्स भी तोड़ देता है, लेकिन किसी तरह ये लोग जॉन का एक हाथ तोड़कर उसके हाथ से शील्ड ले लेते हैं। दूसरी तरफ जीमो जो सोकोविया में था उसे डोरा मिलाजे और बकी मिलकर पकड़ लेते हैं और डोरा मिलाजे उसे राफ नाम की जेल में ले जाते हैं और बकी जीमो को पकड़वाने के बदले डोरा मिलाजे से एक मदद मांगता है और वो सैम के लिए एक नया सूट मांगता है क्योंकि अब उसका सूट डिस्ट्रॉय हो चुका है। दूसरी तरफ सैम के पास शील्ड तो है, लेकिन उसे अब भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या उसे कैप्टन अमेरिका बनना चाहिए या नहीं, इसीलिए वो सलाह और मदद के लिए आइजिया ब्रैडली के पास जाता है। पर आइजिया ब्रैडली उसे समझाते हैं कि ये देश सिर्फ और सिर्फ गोरों के साथ न्याय करता है और यहाँ पर अगर कोई ब्लैक इंसान कैप्टन अमेरिका बन जाता है तो सब उससे नफरत करेंगे और उसे कभी नहीं अपनाएंगे। सैम अपनी बहन के पास आकर उसकी बोट को रिपेयर करने लग जाता है और बकी भी उसके पास आ जाता है और वो उसे वो नया सूट दे देता है जो उसने वकांडा के डोरा मिलाजे से लिया था और वो उसे समझाता है कि वही कैप्टन अमेरिका बनने के लायक है क्योंकि उसे खुद स्टीव ने चुना था। और उसकी बातों से प्रभावित होकर सैम अपने आप को नए कैप्टन अमेरिका के रूप में मान लेता है और वो बहुत ट्रेनिंग करता है और उस शील्ड के साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता है और अब वो कैप्टन अमेरिका बनने के लिए तैयार हो जाता है। जॉन वॉकर जो अब ठीक हो चुका है वो कैप्टन अमेरिका की तरह दिखने वाली एक शील्ड बनाता है और शैरन बैट्रॉक नाम के एक क्रिमिनल को कार्ली के पीछे उसकी मदद के लिए भेजती है और उसकी मदद करने के बहाने उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करती है। यहाँ पर बैट्रॉक शैरन की मदद इसलिए करता है क्योंकि उसे सैम से बदला लेना है, क्योंकि फैल्कन ने उसके काम को फैल्कन जब मिलिट्री में काम कर रहा था तो उसने बैट्रॉक के काम में बहुत ज्यादा दखलंदाजी की थी। और अब दुनिया भर जीआरसी कैंप के लीडर्स की एक मीटिंग होने वाली है जहाँ पर वो ये तय करेंगे कि किन रिफ्यूजीज का क्या करना है। इसीलिए कार्ली मॉगन और उसके बचे हुए 5 सुपर सोल्जर्स ये तय करते हैं कि वो उस बिल्डिंग पर हमला करके उन सभी को पूरी दुनिया के सामने मार देंगे। बकी और सैम फ्लैग स्मैशर्स का ये प्लान समझ जाते हैं, इसीलिए सैम अपना नया सूट पहनकर इन्हें रोकने के लिए आ जाता है। वो फैल्कन नहीं बल्कि नया कैप्टन अमेरिका है। दूसरी तरफ की मदद के लिए शैरन कार्टर भी आ जाती है। बकी और शैरन कार्टर जिस बिल्डिंग में होते हैं वहाँ पर कार्ली बकी को फोन करके उसका ध्यान बटाने की कोशिश करती है। वहीं सैम जिस बिल्डिंग में जाता है वहाँ पर उससे बैट्रॉक मिलता है और इनकी एक अच्छी फाइट होती है। और कार्ली का प्लान ये था इन दोनों का ध्यान बटाकर किसी तरह से उन सारे जीआरसी के लोगों को एक हेलीकॉप्टर और 2 वैन्स में रवाना कर देती है और उन्हें किडनैप करने का प्लान बनाती है। लेकिन सैम और बकी उनकी ये चाल समझ जाते हैं, इसीलिए ये दोनों अलग अलग होकर इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। सैम किसी तरह उस हेलीकॉप्टर को रोककर इन सभी लोगों को बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ बकी भी एक वैन में से लोगों को बचा लेता है, लेकिन जैसे ही वो दूसरी वैन में से लोगों को बचाने की कोशिश करता है वहाँ पर फ्लैग स्मैशर्स आ जाते हैं और बकी पर हमला कर देते हैं। और यहाँ पर बकी की मदद के लिए जॉन वॉकर आ जाता है और वो भी इन फ्लैग स्मैशर्स से हाथापाई करने लग जाता है, लेकिन कार्ली उस वैन को नीचे धक्का दे देती है। अब जॉन वॉकर उस वैन को बचाने लगता है लेकिन वो नहीं बचा पाता। तभी यहाँ पर कैप्टन अमेरिका यानी सैम विल्सन आकर उस वैन को किसी तरह बचा लेते हैं और यहाँ से ये फ्लैग स्मैशर्स भाग जाते हैं। दूसरी तरफ हमें शैरन देखने को मिलती है जो इन्हीं फ्लैग स्मैशर्स में से एक को बम से उड़ाकर कार्ली तक पहुँच जाती है और अब हमें पता चलता है कि शैरन ही पावर ब्रोकर है और उसी के कहने पर डॉक्टर विल्फ्रेड नेगल ने सुपर सोल्जर सीरम बनाया और इतने वक्त शैरन से ही बच रही थी। और यहाँ पर बैट्रॉक भी आ जाता है और अब उसे शैरन की सच्चाई पता है, इसलिए वो उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और शैरन उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर देती है। यहाँ पर कार्ली भी शैरन को एक गोली मार देती है। यहाँ पर अचानक सैम आ जाता है। सैम को लगता है कार्ली ने शैरन को गोली मारी है और उसे कुछ नहीं पता होता और अब कार्ली और सैम की लड़ाई होती है, पर सैम उस पर हमला नहीं करता और कार्ली सैम को जान से मारने वाली होती है। अब शैरन कार्ली को गोली मारकर उसकी हत्या कर देती है। दूसरी तरफ जॉन वॉकर और बकी उन सारे बचे हुए फ्लैग स्मैशर्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं और अब हमें देखने को मिलता है कि कार्ली की डेड बॉडी लेकर सैम जीआरसी के सेनेटर्स के पास आया और अब दुनिया ने उसे नया कैप्टन अमेरिका मान लिया है और वो इन सेनेटर्स से जीआरसी रेफ्यूजी की मांगों की भरपाई के लिए कहता है और ये लोग मान जाते हैं। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है बाकी के बचे हुए फ्लैग स्मैशर्स जो एक गाड़ी में पुलिस के साथ जा रहे थे, वहाँ पर उस गाड़ी में धमाका होता है और ये और कोई नहीं बल्कि जीमो का बटलर आता है। और इन सभी चीजों के बाद जॉन वॉकर को वेलेंटिना नाम की लेडी अपनी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती है। उसे एक नया सूट देकर यूएस एजेंट की पहचान देती है। बकी भी उन सभी लोगों से माफी मांगकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है जिनके अपनों को उसने मारा था और सैम अपनी बहन के बिजनेस को ठीक करके उसके साथ पार्टी करता है। और अंत में हमें ये देखने को मिलता है कि सैम की वजह से शैरन के ऊपर लगा हुआ राजद्रोह का अपराध डाल लिया गया है और अब वो इस देश की नागरिक है। वो किसी से बात करते हुए उसे कहती है कि अब उन लोगों के हाथ गवर्नमेंट के बहुत
बहुत सारे सीक्रेट लगेंगे, इससे वो बहुत मुनाफा कमाएंगे। यानी शैरन अब पूरी तरह से बदल चुकी है और इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म होती है। फॉल्कन एंड द विंटर सोल्जर 2021 में मार्च से अप्रैल के बीच में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हुई। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.6। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और अगर आप हर एपिसोड का डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।